हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। आज की क्लास में हम लर्न करने को जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द बिहेवियर ऑफ प्लेन मिरर। बच्चों, मेरी बैकग्राउंड में ये जो सीनरी आपको दिख रहा है ना, एक ब्यूटीफुल सीनरी देखिए। यस, रिवर रिवर वाटर, प्लेन वाटर सरफेस। और इस वाटर सरफेस में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे ट्रीज के एक रिफ्लेक्टेड पैटर्न आपको दिख रहा है ना। हम्म और ज़रा सोचिए, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप कई बार देखे होंगे, है ना? बच्चों, ये क्या है देखिए? ये देखिए। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? कितनी बार देखते हैं, कितनी बार देखते हैं? यस बच्चों, ये वही प्लेन मिरर है। दिस इज़ अ प्लेन मिरर जिसको आप कई बार देखते हैं। और इस मिरर में जब आप देखते हैं, जब देखते हैं तो आप कैसे दिखते हैं? यस, आप जैसे हैं, हम वैसे दिखते हैं। दिखते हैं क्या नहीं? तो ये भी कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम आज एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बच्चों, आज के सेशन शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी को आज का सेशन के लिए स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। बच्चों, एक फॉर्मल आइडिया है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये है प्लेन मिरर। ओके, ये एक बेसिक आइडिया है। प्लेन मिरर जो है, ये इसको मैंने हॉरिजॉन्टल रखा और प्लेन मिरर को ये है नॉर्मल। बच्चों, नॉर्मल का मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपको मिरर में दिखा रहा था कि अगर ये प्लेन मिरर होता है, ये अगर प्लेन मिरर है, सो इस मिरर का प्लेन को जो परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स ये जो लाइन देखिए, ये क्या होगा? नॉर्मल, राइट? नॉर्मल समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हैं ना? नॉर्मल का मतलब है एक इमेजिनरी लाइन जो मिरर का प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर, राइट? सो अब वहां पे देखिए, तो स्टूडेंट्स, ये अगर नॉर्मल है, फिर हमने क्या किया? एक लाइट रे को इंसिडेंट किया। सो दिस इज अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन दिस मिरर। तो मिरर में जो लाइट इंसिडेंट हुआ है, ये कुछ एंगल बनाएगा। देखा बच्चों, ये कुछ एंगल बनाएगा। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को मैंने आई में डिनोट किया। और आई क्या होता है बच्चों? आई इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे जो आई लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल of incidence. I is called as angle of incidence, right? तो फिर क्या हुआ? लाइट रे ऑफ लाइट जो है ना, ये मिरर को स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ? उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया, अपना रास्ता बदल दिया। ओके, रे ऑफ लाइट जैसे मिरर को टकराया, उसके बाद अपना रास्ता बदल दिया, उसने अपने रास्ते से भटक गया। अब देखिए ना, इसको जाना था इस डायरेक्शन में जाना था, है ना? सो दिस रे हैज टू ट्रैवल अलोंग दिस डायरेक्शन, पर अब ना बच्चों, वो इधर जाने लगा है, ये रिफ्लेक्ट हो गया है। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे कुछ एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, हम इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं, बिल्कुल। सो हियर R is called as angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे डिफाइन किया गया है। स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ये सभी लाइन, जैसे कि मैंने कुछ लाइन ड्रॉ किया हूं, वैसे अगर देखा जाए, आप अगर ज्योमेट्री की बात करें, तो ये ना एक, ये सारे लाइन एक ही प्लेन में, ध्यान से देखिए। मैंने इंसिडेंट रे को एक लाइन में रिप्रेजेंट किया, रिफ्लेक्टेड रे को और एक लाइन में रिप्रेजेंट किया, नॉर्मल एक लाइन में रिप्रेजेंट किया। तो केयरफुली ध्यान दीजिए, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक प्लेन में है या नहीं? यस। ये प्लेन देखो ना। अरे बच्चों, ये कौन सा प्लेन है? ये है वर्टिकल प्लेन। ये बोर्ड का जो प्लेन दिख रहा है ना, ये बोर्ड का जो प्लेन दिख रहा है, उसी प्लेन में तो है। सो इससे कंफर्म हो गया कि इंसिडेंट रे, यहां पे लिखा है देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, राइट? सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सिंगल प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में हमेशा लाई करते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको बस दो पॉइंट्स ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या है? ये वाला देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर हमेशा इक्वल होगा। सो दीज आर कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जैसे आपने यहां पे देखा बच्चों, देखिए, ये जो है, ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट रे जाना था इस तरफ, है ना बच्चों? इस राइट को इस तरफ जाना था, पर अब वो उस तरफ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो कहां चला गया है? वो तो रिफ्लेक्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम और एक एंगल डिफाइन कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अलावा और एक एंगल डिफाइन कर सकते हैं बच्चों।
कौन सा एंगल? ये है एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों इस एंगल को हम डेल्टा में डिनोट करेंगे। ध्यान से देखिए ये वाला एंगल। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डेल्टा। डेल्टा 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 जो सिंबल है, ये सिंबल का नाम क्या है? ये सिंबल का नाम क्या है? डेल्टा है। ये सब लैटिन अल्फाबेट है, ओके? ये एक लैटिन अल्फाबेट है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स एंगल, ये और एक एंगल है, एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? डेविएशन। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब समझिए, मतलब क्या है? रे डेविएट हो गया है, जो इंसिडेंट रे है अपने रास्ते से भटक गया है, कुछ एंगल में डेविएट हो गया, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और इस डायग्राम में, पर्टिकुलर इस डायग्राम में रे ऑफ लाइट एंटी क्लॉकवाइज डेविएट हुआ है। देखो इसको जाना था इस तरफ, है ना? इस रे को इस तरफ जाना था पर उस रास्ते से नहीं गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट हो गया एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा ज्योमेट्री है ना, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। बच्चों कैसे डिटरमाइन करें? हाँ जरा सोचिए, ये जो मैंने लिखा था एंगल ऑफ डेविएशन, आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। बस बताइए कैसे कैलकुलेशन करें? हाउ टू डिटरमाइन एंगल ऑफ डेविएशन? तो बच्चों ये जो मैंने एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे एक्सप्रेस किया, उसका वैल्यू कितना आएगा? सोचिए सोचिए, आप इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? राइट, सो एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड एज डेल्टा, है ना? और मैंने आपको पहले से बता दिया था कि दूसरा पॉइंट पे कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा किसके साथ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। ये बात को हमेशा ध्यान में रखो, है ना? ये तो अभी भी मैंने आपको बताया था। आई इज इक्वल टू आर और आपको डेल्टा फाइंड आउट करना है, सो केयरफुली ध्यान दीजिए, स्कूल का आइडिया है ना? तो यहाँ पे डेल्टा डेल्टा प्लस आर प्लस आई तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल। सो इसको नोट करना चाहिए, इसको नोट करना चाहिए कि डेल्टा प्लस आई प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे ये सारे एंगल मिलके 180 होगा क्या नहीं? बिल्कुल। सो डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन प्लस आर प्लस आई इज इक्वल टू 180, राइट? अगर ये 180 है तो यहां से आप डेल्टा को ढूंढ सकते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा, अच्छा आई और आर दोनों क्या है? इक्वल है। तो क्या मैं इसको आई और आर को भी आई लिख दिया, है ना? तो यहां से आपको डेल्टा मिल गया है। डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। इवन आप 180 माइनस 2r भी लिख सकते हैं, बिकॉज आई और आर क्या है? इक्वल है। समझ पा रहे हैं? तो बच्चों ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया, जो आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। एकदम बेसिक है, ये एकदम बेसिक है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। आगे कुछ भी करेंगे हम ये आइडिया यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं? बस आपके ध्यान में अभी तीनों एंगल आपके ध्यान में रहना चाहिए। वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, अनदर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और तीसरा कौन सा बताया? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको मत भूलो, ठीक है? चलो अब अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो हम चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को। करना है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन, यस फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बताइए, आपको बताना पड़ेगा। पैरेलली आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। बच्चों यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ लेकर आ गया हूं। यहाँ पे मिरर M1 है और एक मिरर M2 है। दीज आर टू प्लेन मिरर्स। ये दोनों प्लेन मिरर है जिनके बीच में एंगल आपको दिया है एंड दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। चलो इसको 60 डिग्री मान लेते हैं। मान लेते हैं एंगल कितना है? 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन क्या है, हमें क्या पूछा जा रहा है? देखिए, दोनों मिरर के रेस्पेक्ट, बच्चों अच्छे से ध्यान दीजिए, दोनों मिरर के रेस्पेक्ट आपको एक रे ऑफ लाइट दिखता होगा। दोनों मिरर नहीं, M2 मिरर को देखो पहले। M2 मिरर को एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ और ये रे ऑफ लाइट देखिए M2 को इंसिडेंट हुआ बट इट इज पैरेलल टू M1। M2 को इंसिडेंट हुआ बट M1 को पैरेलल है, राइट? अगर M1 को पैरेलल होगा तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। 60 60 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, याद करो। यस। अब क्वेश्चन क्या है यहां पे लिख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। कैलकुलेट टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेट टोटल एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन द गिवन रे ऑफ लाइट, ओके, व्हेन the ray of light, when the given ray is reflected,
when the given ray of light is reflected by m2 and m1। देखो रे ऑफ लाइट पहले किसके द्वारा रिफ्लेक्ट होगा? पहले ये जो रे ऑफ लाइट है ये m2 से रिफ्लेक्ट होगा, m2 से रिफ्लेक्ट होगा, फिर बाद में m1 से रिफ्लेक्ट होगा। तो m2 और m1 दोनों से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है? टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चों क्या करना चाहिए? जरा दिमाग चलाइए। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय m2 एंड m1 रेस्पेक्टिवली। तो क्या करें, कैसे सॉल्व करें? तो बच्चों यहां पे सबसे पहले m2 और बाद में m1, इसलिए हम m2 एंड m1 रेस्पेक्टिवली लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे जरा बताइए। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करना है। बच्चों ध्यान से देखिए, ये एंगल 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री हुआ, ये 60 है तो ये कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री। ये 30 है और ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या है? नॉर्मल है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि नॉर्मल जो है इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ मिरर। मिरर M2 ऐसा है, इंक्लाइंड है, उस मिरर को परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये होगा नॉर्मल। ओके, आप समझ पा रहे हैं? सो दिस इज द नॉर्मल। यहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर चुका हूं। तो नॉर्मल का एक तरफ इंसिडेंट रे होता है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे होता है, पता है या नहीं? हाँ, सो इसलिए हम क्या करेंगे, इस रे को रिफ्लेक्ट कर देंगे। एक तरफ इंसिडेंट रे होता है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे होता है। सो बच्चों इस रे को ऐसा रिफ्लेक्ट कर दिया गया है। देखिए इसको हमने क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। जितना एंगल में इंसिडेंट हुआ उतना ही एंगल में क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। दैट मींस यहां पे इस केस में ये एंगल 30 डिग्री है। सो ये भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री, है ना? सो 60 30 30, तो फिर ये क्या होगा? 60 डिग्री, है ना? तो ये 60 है, ये 60 है, तो सोचिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा क्या नहीं? ये एक ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों आपको, ये ट्रायंगल देखिए, अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी क्या होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। सो इस केस में रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट हुआ और पहली बार रिफ्लेक्ट हुआ। पहली बार कौन सा मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ? मिरर M2 से रिफ्लेक्ट हुआ। और मिरर से M2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अगेन स्ट्राइक करेगा। किस मिरर को स्ट्राइक करेगा? M1 को स्ट्राइक करेगा एंड अगेन M1 से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ओके, और यहां पे रे ऑफ लाइट को डेविएट होना पड़ा है बिकॉज दिस रे ऑफ लाइट हैज टू ट्रेवल। इसको जाना था इस तरफ। देखो पहला रिफ्लेक्शन हुआ ना, मैं आपको बताता हूं कि पहली बार जब रिफ्लेक्शन हुआ तो रे को जाना था इस तरफ। रे हैज टू ट्रेवल दिस डायरेक्शन, पर वो उस तरफ नहीं जा रहा है, अब ये डेविएट हो चुका है। इतना एंगल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट हो गया है। बच्चों इस एंगल को डेल्टा 1 ले लेते हैं। स्टूडेंट्स मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि एंगल ऑफ डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, इसको इग्नोर मत करना। बच्चों अच्छे से ध्यान दीजिए, इस रे को जाना था लेफ्ट साइड, इस रे को इस तरफ जाना था, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिरर सामने आ गया ना, तो ये खुद को ना डेविएट कर दिया है। इसको इस तरफ जाना था, ये डेल्टा 1 एंगल में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डेविएट हो चुका है। समझे? चलो हम चलते हैं मिरर M1 की तरफ। M1 मिरर को जब स्ट्राइक किया, अरे बच्चों M1 मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वहां पर भी हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, सेम काम करना पड़ेगा। दिस इज द नॉर्मल। ये देखो नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया है और क्या करना पड़ेगा? ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 60 60 60, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा? 30। अगेन यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ये सारे एंगल अच्छे से देखिए, ये 60 है तो ये 30 होगा बिकॉज़ दोनों मिलके क्या होता है? 90 होता है। अब अगर 30 में इंसिडेंट हुआ तो 30 में रिफ्लेक्ट होगा। हैं? यस, और हमेशा हमेशा क्या होता है कि नॉर्मल का एक तरफ इंसिडेंट होता है और एक तरफ रिफ्लेक्टेड होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे फिर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर जब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे ये ना 30 डिग्री में रिफ्लेक्ट होगा। सो दैट मींस ये जो रे ऑफ लाइट है अब ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो बच्चों अब हमारे काम हो चुका है, हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए फाइनल डायरेक्शन है एंड अगेन ये 30 डिग्री में क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। सो ये होगा 30 डिग्री और ये होगा 60 डिग्री। तो बच्चों जब दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ, जब सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये सेकंड टाइम भी क्या किया? खुद को डेविएट किया। जब फर्स्ट टाइम डिवेट हुआ था, पहली बार डिवेट हुआ था, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डिवेट हुआ था। दूसरी बार जब डिवेट होगा तो कौन सा सेंस में डिवेट होगा?
हाँ, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डिबेट हुआ तो यहाँ कौन सा सेंस में होगा? इसको थोड़ा खींच लेते हैं। ये जो लाइट है इसको इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको एक्सटेंड कर देंगे ना तो आपको ध्यान में आ जाएगा। अब देखिए, इसको ना जाना था इस तरफ, है ना? इसको इस तरफ जाना था बट अभी इस तरफ नहीं जा रहा है ना क्योंकि मिरर आ गया तो ये ना डेविएट हो गया। ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिवेट हो गया। यहां देखिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डिवेट हो गया। इस एंगल को डेल्टा 2 मान लेते हैं। सो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर द एंगल ऑफ डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, दोनों जगह में आपको दिख रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट है सेम सेंस में डिवेट हुआ है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो पहले भी देखिए, पहले भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डिवेट हुआ है। दूसरी बार भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो यहां भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डिवेट हुआ और यहां भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डिवेट हुआ। तो इसलिए टोटल एंगल ऑफ डिवीजन के लिए आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? यस, आपको एडिशन करना पड़ेगा बिकॉज़ यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज। सो देयरफॉर टोटल एंगल ऑफ डिवीजन डेल्टा विल बी इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ऐड करना पड़ेगा। बाकी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। बच्चों याद कीजिए, सिंपल ज्योमेट्री याद कीजिए। तो यहां पे ये एंगल डेल्टा 1 कितना होगा? स्टूडेंट्स, ये पूरा एंगल 180 है। ये पूरा एंगल 180 है और ये 30 30 60, ये 30 30 60। तो डेल्टा 1 कितना आएगा? क्या मैं इसको 120 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंपल सा ज्योमेट्री है। यहां सिमिलर कैसे देखिए, ये सारे एंगल मिलके कितना 180 होता है। जब ये दोनों मिलके 60 हो गया, 30 कितना 60 है। तो डेल्टा 2 भी कितना होगा? 120 डिग्री। तो आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स, और द राइट आंसर विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 240 डिग्री। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। हमें पूछा गया था टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि हम डिटरमाइन कर चुके हैं। और आइडिया कौन सा लगाया? यस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल सा आइडिया लगाया, बेसिक आइडिया लगाया, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। समझ में आ रही है बच्चों? याद रखिए स्टूडेंट्स, जब आप लर्न करते हैं, लर्न करते टाइम कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से लर्न करना चाहिए। कंसेप्ट लर्निंग में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। एक बार कंसेप्ट आपने अच्छे से लर्न कर लिया, उसके आगे आपको प्रॉब्लम, एप्लीकेशंस या प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स, ये सारे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा सिचुएशन फेस करेंगे, जितने ज्यादा एप्लीकेशन करेंगे, आपका उतना ज्यादा परफेक्ट होगा। इसलिए आप ध्यान से देखिए, जब आप सोचते हैं, कई बार ऐसे होता है कि हम कोई टॉपिक लर्न करते हैं और टॉपिक लर्न करने के बाद हम उसका एप्लीकेशन भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं या इग्नोर करते हैं। उससे क्या होता है, वो टॉपिक इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। ओके, याद रखना, एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके परफॉर्मेंस में। ओके, सिर्फ समझना नहीं होता है, परफॉर्म करना पड़ता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, बहुत ही अच्छा सिचुएशन है ना? आप केयरफुली ध्यान से देखिए, और आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। पहले से और थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। हाँ बच्चों, ठीक है, चालू कर देते हैं। ये देखो क्या दिया है इस क्वेश्चन में। ये एक प्लेन मिरर है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट एक प्लेन मिरर है। और ये मिरर पहले ऐसे था। ये जो मिरर है, मान लेते हैं ये ऐसा हॉरिजॉन्टल था और ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट लाइट इस तरफ क्या हुआ, स्ट्राइक किया। इंसिडेंट लाइट ना अलोंग नॉर्मल स्ट्राइक किया। अब आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैं आपको मिरर दिखाया था, ये मिरर है, लाइट इंसिडेंट हुआ। आप ही बताइए बच्चों, आप ही बताइए, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा स्ट्राइक करे, हाँ हाँ, ऐसा स्ट्राइक करें, तो किस तरफ रिफ्लेक्ट होगा? नॉर्मली स्ट्राइक करेगा तो नॉर्मली वापस जाएगा, नॉर्मली स्ट्राइक करेगा तो नॉर्मली वापस जाएगा। क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो। हाँ, ये तो आप जानते हैं। अगर मैं ऐसे करूं कि ये है क्या, मिरर, मिरर ऐसा है और रे को ऐसा ही स्ट्राइक करें। रे जो है यहां पे अलोंग नॉर्मल स्ट्राइक कर रहा है, दिस इज द मिरर। रे अलोंग नॉर्मल है, तो हियर आई कितना होगा बच्चों? जीरो। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? जीरो होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी जीरो होना चाहिए, बिकॉज हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है ना। इसलिए इसलिए जो है इस रे को रिट्रेस करना पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं कि रे ऑफ लाइट विल रिट्रेस, जिस जिस रास्ते में आया उसी रास्ते में वापस चला गया। नॉर्मली आया और नॉर्मली गया।
ऐसा होता है ना? क्यों? बिकॉज़ I भी 0 है और R भी 0 है। इस कंडीशन को सैटिस्फाई किया गया। कुछ वैसा ही है, बच्चों कुछ वैसा ही है। ये देखो मिरर का इनिशियल पोज़ीशन है। एक्चुअली ये जो दूसरा पोज़ीशन दिखा रहा हूँ, मिरर को हम घुमाने वाले हैं, मिरर को रोटेट करने वाले हैं। हाँ, मिरर को रोटेट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे इस मिरर को इस क्वेश्चन के हिसाब से मिरर इज़ रोटेटेड क्लॉकवाइज़ बाय 30 डिग्री 30 डिग्री में थीटा आपको 30 डिग्री दिया है। 30 डिग्री एंगल में मिरर को रोटेट किया गया क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में, तो फिर रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगा? ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर 30 डिग्री में मिरर को रोटेट किया, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल में रोटेट करेगा? ये आपको पूछा जा रहा है ना? ये देखो, ये क्या है? इंसिडेंट रे है। तो बच्चों ये अगर इंसिडेंट रे है तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे होगा। वो वाला डायग्राम देखिए, है ना? तो इनिशियली मिरर कैसे था? हॉरिजॉन्टल, और रे इंसिडेंट हुआ और वापस चला गया। अब हम क्या कर रहे हैं? मिरर को रोटेट करेंगे। तो बच्चों मिरर रोटेट करने से जो नॉर्मल है वो भी क्या होगा? रोटेट होगा। स्टूडेंट्स देखिए, ये क्या है? मिरर, मिरर क्या है? हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है? नॉर्मल। अगर मैं मिरर को घुमाऊं, सोचो बच्चों, अगर मैं मिरर को घुमाऊं, मिरर को अगर रोटेट करूं, तो नॉर्मल भी क्या होगा? रोटेट होगा। आप समझे? जैसे हम मिरर को रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी क्या होगा? उसके साथ रोटेट होगा। ये इस चीज को आप ध्यान में रखो। मिरर रोटेट होगा तो नॉर्मल भी रोटेट होगा। तो जैसे आप इस मिरर को रोटेट कर दोगे, जैसे हमने मिरर को रोटेट कर दिया, तो उसका नॉर्मल भी क्या हो गया? रोटेट हो गया। अब मैं नॉर्मल कैसे दिखाऊंगा? अब ये इसका दूसरा पोजीशन है, तो हमें अभी ना नॉर्मल कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा। आप ही बताइए, नॉर्मल ऐसे होगा ना नहीं बच्चों? हाँ, सोचो, ये हो गया है नॉर्मल, ये हो गया है नॉर्मल, जो कि उतना ही एंगल में घूम गया। ये 30 डिग्री है, सो ये भी कितना होगा? दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 30 डिग्री। 30 डिग्री में नॉर्मल खुद को रोटेट कर लिया। और आपको तो मालूम है कि नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे होता है तो दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे होता है ना? सो अगर ये नॉर्मल है, इंसिडेंट लाइट को हमने चेंज नहीं किया, इंसिडेंट लाइट को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ मिरर को रोटेट किया, तो इसलिए क्या होगा? अभी जो इंसिडेंट हुई है, अब उस तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब ये जो रे ऑफ लाइट है, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बाय 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। सो दैट मीन्स ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे का ये ओरिजिनल डायरेक्शन था, रिफ्लेक्टेड रे का ये इनिशियल डायरेक्शन था, और ये फाइनल डायरेक्शन है आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर। जैसे हमने मिरर को रोटेट किया 30 डिग्री में, 30 डिग्री में मिरर को रोटेट किया, तो उससे रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या फर्क पड़ा देख लीजिए। और रिफ्लेक्टेड लाइट पहले इधर जा रहा था, अब उधर जा रहा है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितना एंगल में टर्न किया? हाँ, रिफ्लेक्टेड लाइट पहले ऐसे जा रहा था, अब ऐसे चला गया। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है यहाँ पे डबल एंगल में टर्न किया, और वो उसी सेंस में टर्न किया। आपने अगर देखा होगा कि ये देखो कितना है? ये है 60 डिग्री। दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड लाइट 60 डिग्री में घूम गया। जब मिरर 30 डिग्री में घूम रहा है ना, तो रिफ्लेक्टेड लाइट 60 डिग्री में घूम रहा है। तो ये चीजें आपके यहाँ पे समझने को आया है ना? तो मैं इस चीज को यहाँ पे कैसा लिखूं? हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकला? सो therefore for a given incident ray, for a given incident रे को हम नहीं बदल रहे हैं, इंसिडेंट रे को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मिरर को रोटेट कर रहे हैं, है ना? सो फॉर ए गिवन इंसिडेंट रे, इफ मिरर, जैसे आपके सामने दिख रहा है, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, है ना? रोटेटेड बाय एंगल थीटा, ये हम कंक्लूजन लिख रहे हैं। हाँ, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल में रोटेट करेगा? हाँ, इज रोटेटेड बाय थीटा, देन द रिफ्लेक्टेड रे, ये कंक्लूजन निकला बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड, राइट? रिफ्लेक्टेड रे will be rotated by 2 times theta, by 2 theta, है ना? तो यहां पे आपने थीटा में घुमाया ना, ये 2 थीटा में घूम गया।
इन सेम सेंस, उसी सेंस में घूमेगा। आप अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाए हैं तो ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। वही तो आपने देखा ना, बाय 2 थीटा इन सेम सेम सेंस, उसी सेंस में रोटेट करेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये इस एग्जांपल से आपको कंक्लूजन मिला है ना बच्चों? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। बच्चों ये सारे जो है हम प्लेन मिरर को लेके डिस्कशन कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर आगे डिस्कस किए जाएंगे। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, बढ़िया से क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा। ये है, ये तो क्वेश्चन नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम इस पे इमेज फॉर्मेशन का बात करेंगे। या ऐसा सोच लीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है ना? ये एक प्लेन मिरर है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। तो ये जो प्लेन मिरर है, ये इसका बैक साइड है, प्लेन मिरर का ये बैक साइड, राइट? उसके सामने एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हमें एक्सप्लेन करना है। प्लेन मिरर कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है, तो ये हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बच्चों देखिए, इसलिए हेडलाइंस क्या लिखा गया, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और फर्स्ट है फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। वैसे भी ऑब्जेक्ट आपको पॉइंट दिख रहा है। स्टूडेंट्स, इमेज और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, बात को समझिए। ऑब्जेक्ट और इमेज में डिफरेंस क्या है बच्चों? याद रखिए, इंसिडेंट लाइट, जैसे बच्चों आपको ध्यान से दिख रहा है, यहां पे दो रे ऑफ लाइट लिया गया है। ये एक लाइट इंसिडेंट हुआ, ये और एक लाइट इंसिडेंट हुआ। कम से कम दो रे ऑफ लाइट लेके हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। कम से कम दो रे तो लेना पड़ेगा, है ना? तो ये एक रे ऑफ लाइट और ये एक रे ऑफ लाइट, दोनों इंसिडेंट हो गए हैं। इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये है नॉर्मल, ये यहाँ का नॉर्मल है और ये यहाँ का नॉर्मल है। आपको तो मैंने अभी बताया कि नॉर्मल का एक तरफ इंसिडेंट रे होता है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो ये रे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट हो गया, और ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली दूसरी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट हुआ, दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद केयरफुली ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ये जो रे ऑफ लाइट है और ये जो रे ऑफ लाइट है, ये दोनों रिफ्लेक्ट हो गए हैं। तो ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रे है। ये दोनों इंसिडेंट रे हैं और ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रे हैं। बच्चों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट करेंगे उसको बोलेंगे इमेज पॉइंट। आपके मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट पॉइंट और इमेज पॉइंट पे डिफरेंस क्या है बच्चों। इंसिडेंट लाइट जहां पे मिलेगा ना, वो होगा ऑब्जेक्ट पॉइंट। इंसिडेंट लाइट जहां पे मीट करेगा वो होगा ऑब्जेक्ट पॉइंट, और रिफ्लेक्टेड लाइट जहां पे मिलेगा वो होगा इमेज पॉइंट। बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, इंसिडेंट लाइट तो डायरेक्टली मिल गया है ना, इंसिडेंट लाइट तो डायरेक्टली मिल गया। तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये जहां पे मिले हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट पॉइंट। बात समझ पा रहे हैं? और इसको ना रियल बोला जाएगा। ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रियल। ये रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट क्यों है? बिकॉज दोनों इंसिडेंट लाइट एक्चुअली मीट किए हैं, दोनों इंसिडेंट लाइट एक्चुअली ऑब्जेक्ट पॉइंट पे मिले हुए हैं, इसलिए वो होगा रियल। पर बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है। सपोज मैं मान लिया ये है, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे और ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है। ये सेकंड इंसिडेंट रे और ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट तो डाइवर्ज हो रहे हैं ना। अरे बच्चों, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं। दोनों कैसे मिल सकते हैं? ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। सो दे आर डाइवर्जिंग, दे आर डाइवर्जिंग। ध्यान से देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं। ये दोनों डाइवर्जिंग नेचर है, ये डाइवर्ज हो रहे हैं, आपस में मिल नहीं सकते हैं। ये कैसे मिलेंगे, इमेज कैसे बनेगा बच्चों, आप ही बताइए। अगर ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, डाइवर्जिंग स्टेट में हैं, तो कभी भी आगे नहीं मिलेंगे, कभी भी एक्चुअली में नहीं मिलेंगे। एक्चुअली मिलेंगे नहीं तो फिर रियल इमेज नहीं बनेगा, रियल इमेज नहीं बनेगा। आपको क्या करना है इस केस में आप इसको बैक साइड एक्सटेंड कीजिए। जस्ट आप इसको बैक साइड एक्सटेंड कीजिए। इसको भी बैक साइड एक्सटेंड किया, इसको भी बैक साइड एक्सटेंड किया। दोनों को पीछे की तरफ आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक्सटेंड करने के बाद ये जहां पे मिलेंगे, यहां मिलेंगे ना, वो होगा इमेज पॉइंट। दैट विल बी द इमेज पॉइंट। समझ पा रहे हैं? इसको देखो बैक साइड एक्सटेंड किया, इसको देखो बैक साइड एक्सटेंड किया, यहां मिल गया, यहां मिल गया। तो वो पॉइंट कौन सा हो गया, इमेज पॉइंट। पर वो इमेज पॉइंट रियल होगा या वर्चुअल होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा? हाँ, रियल नहीं हो सकता, रियल नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल नहीं मिला था, ये डाइवर्ज हो रहे थे, हमने बैक साइड एक्सटेंड किया। सो दिस विल बी अ वर्चुअल इमेज। इस प्रकार का इमेज को रियल नहीं बोलते हैं, इस प्रकार की इमेज को वर्चुअल बोलते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअली मिले नहीं हुए हैं।
रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअली मिल नहीं रहे हैं, हम इनको बैक साइड एक्सटेंड करके मिला रहे हैं। ऐसे लग रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि दोनों रे यहां से आ रहे हैं। ऐसा अपीयर हो रहा है ना, हाँ, कि इस पॉइंट से आ रहे हैं, ऐसे अपीयर हो रहा है, एक्चुअली नहीं आ रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया वर्चुअल इमेज। तो यहां पे ऑब्जेक्ट का ये इमेज देखिए। अच्छा, ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। बच्चों, प्लेन मिरर का एक स्पेशल फीचर आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर में क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे ज्योमेट्री को ध्यान देंगे तो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? इक्वल आएगा। आएगा ना? नहीं? तो ये भी आपको साफ-साफ दिख रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल आएगा बच्चों। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये है इमेज डिस्टेंस। दोनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएंगे, एग्जैक्टली इक्वल आएंगे। ये प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन का एक स्पेशलिटी है। बोले तो मतलब ये और ये क्या आएगा? सेम आएगा। अगर मैं इसको x लिख रहा हूं, तो ये भी क्या होगा? x होगा। इसको ध्यान में रखिए। दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज, राइट? तो ये है इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया है ना। तो बच्चों, आगे के लिए आप ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। दैट मीन्स ये पॉइंट कभी मत भूलना कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? सेम आएगा। सो आगे मूव करते हैं। ये था मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह हम कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, नेक्स्ट देखिए, अगर आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? उसके डायग्राम कुछ ऐसे दिखाया गया है। इसमें ये है प्लेन मिरर एज यूजुअली, और ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ए बी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज एडियस बीडियस है। फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, आपको साफ साफ यहां पे दिखता होगा। स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिए, यहां पे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। चीजों को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसके लिए हमें लेना पड़ेगा इंसिडेंट ले। यहां पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट में कई सारे पॉइंट है, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलके उस ऑब्जेक्ट को फॉर्मेशन किया है। अभी अभी मैंने आपको एक पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन बताया था, है ना? पर यहां तो बहुत सारे पॉइंट्स है, तो आप क्या करोगे? हाँ, यहां तो बहुत सारे पॉइंट्स से क्या करेंगे? आपको कम से कम आपको दो पॉइंट्स का तो इमेज बनाना पड़ेगा। दो पॉइंट्स कौन सा है? एक्सट्रीम पॉइंट, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, उनका अगर इमेज बना दिया फिर हमको एक रफली आइडिया आ जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट ए है बच्चों, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को ए मान लिया गया है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। ठीक है, तो अभी कैसे बनेगा इमेज, आप ही बताइए। एक रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट हो गया, सपोज ये के इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, सब कुछ सिमिलर है। ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, तो ये जितना एंगल होगा ये उतना ही एंगल होगा। समझ पा रहे हैं? ये आप नॉर्मल है, ये देखो क्या है? नॉर्मल है, राइट? तो ये यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया। और एक इंसिडेंट लाइट, ये है बच्चों सेकंड इंसिडेंट लाइट। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे है और ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेकंड इंसिडेंट रे है। ये ना अलोंग नॉर्मल जाके स्ट्राइक किया, क्योंकि मिरर ऐसा है और नॉर्मल ऐसा है, तो क्या करेगा? ये रिट्रेस करेगा, ये तो आपको पता चल गया है, ये रिट्रेस करेगा, उसी पाथ में वापस आएगा। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखिए, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगेन यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं, इसलिए इसको बैक साइड एक्सटेंड किया, बैक बैक बैक, चलो 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 पीछे चलो, तो यहां पे क्या कर दिया? हमने मिला दिया। ओके, तो ये क्या है? ए पॉइंट। तो ए पॉइंट का इमेज पॉइंट आ गया ए डैश, ये है ए डैश। ए डैश क्या है? ए पॉइंट का इमेज पॉइंट। उसी तरीके से बी पॉइंट का जो इमेज पॉइंट है वो कौन सा आ गया? बी डैश आ गया, क्योंकि अगर बी पॉइंट से एक रे को इंसिडेंट किया जाए, ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसको अगर आप बैक साइड एक्सटेंड करेंगे, इसको भी बैक साइड एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे बी डैश आ गया, राइट? और बी पॉइंट से अगर आप ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे बी ऐसे होगा, ये बी पॉइंट का है। मैंने यहाँ पे दो पॉइंट का पर्टिकुलरली इमेज फॉर्मेशन कर रहा हूँ, सभी पॉइंट्स का नहीं करेंगे। सभी पॉइंट्स का करेंगे तो रे डायग्राम काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो है, ये बी पॉइंट से भी दो रे ऑफ लाइट निकला, ये एक इंसिडेंट रे है, ये और एक इंसिडेंट रे, ये तो रिट्रेस कर गया, ये तो नॉर्मली गया, नॉर्मली आया, तो ये इधर गया, नीचे रिफ्लेक्ट हो गया, इनको भी बैक साइड एक्सटेंड किया,
तो यहाँ पे BDS पॉइंट आ गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इसी तरीके से हम जो है इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। बच्चों अगेन आपको वही कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, मैं अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x मान लेता हूं, ओके, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस अगेन यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा, ये आपको दिख रहा है। और हाइट भी सेम है, ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होगा इमेज का उतना हाइट होगा, और ये आपको ज्योमेट्री से साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये सब एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो राइट, इसको हम ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस को अगर हम x मानते हैं तो ये भी क्या होगा, x होगा, है ना, और इस हाइट को अगर h मानते हैं ये हाइट भी क्या होगा, h होगा। आपको ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी है उससे आपको पता चल गया होगा, क्योंकि बच्चों देखो ना, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल में अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं, सपोज इस एंगल को मैंने ले लिया थीटा, ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। ये दोनों ट्रायंगल का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें दोनों एंगल सेम है, और बेस का जो लेंथ है वो भी सेम है, क्योंकि बेस ये भी x होगा तो ये भी x होगा। तो अगर एंगल सेम है, बेस का लेंथ सेम है, तो हाइट सेम होगा क्या, नहीं? इसलिए यहां पे हाइट को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो इक्वल हाइट जो है ऑब्जेक्ट और इमेज का होता है, और इक्वी डिस्टेंस होता है। और नेचर क्या है, ये इमेज कैसे होना चाहिए, तो हियर a डैश b डैश जो है इमेज है, तो a डैश b डैश जो है दिस रिप्रेजेंट्स इमेज, और ये इमेज कैसा है, इमेज इज रियल नहीं, इस इमेज को भी क्या बोलना पड़ेगा, वर्चुअल इमेज बोलना पड़ेगा, बिकॉज हमने बैक साइड एक्सटेंड करके मिट किए। वर्चुअल वर्चुअल होगा, और इक्वी डिस्टेंस मिरर से इक्वी डिस्टेंस होगा, एंड इक्वल साइज एंड सेम हाइट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये कुछ इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इमेज इज वर्चुअल, इक्विडिस्टेंस एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एंड दैट इज फॉर एक्सटेंड। ये देखो, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसको ध्यान में रखिए, दिस इज फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ओके, पिछला जो है मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, प्रीवियसली मैंने आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक्सप्लेन किया था, और ये मैंने एक्सप्लेन किया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, आगे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये समझ में आ चुका है, तो फिर हम जो है आखिर में एक छोटा सा बात करेंगे, आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा बात करेंगे। वो क्या है, आपने जब भी आप मिरर के सामने खड़े होंगे, जब जब आपने मिरर के सामने खड़े हो गए, देखो ना, ये बच्चा देखो बेचारा मिरर के सामने खड़ा हो गया, ओके। जब मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, इमेज हमको कैसे दिखता है, क्या कुछ ऐसा अपीयर होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, क्या इमेज ऐसा अपीयर होता है। ये देखो, ये है ऑब्जेक्ट, राइट, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये है इमेज, उस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है। आपको इमेज का नेचर साफ साफ दिखता होगा स्टूडेंट्स। ये जो है, ये ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड है, ये जो लेफ्ट हैंड है इमेज में राइट हैंड जैसे दिखता है। एग्जैक्टली आपने ये स्टडी किया होगा, या आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो गए, सपोज आपने हाथ को ऐसे कर दिया, राइट हैंड को ऊपर कर दिया, तो आपके इमेज में कैसे दिखता है, इमेज कैसे दिखेगा। अगर आपने राइट हैंड ऐसे कर दिया तो आपको इमेज में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, नहीं, इमेज में ऐसे दिखेगा। आपको लगेगा कि लेफ्ट हैंड ऊपर हुआ है, आपको इमेज में दिखेगा कि आपका लेफ्ट हैंड ऊपर हुआ है, जबकि आपने ऑब्जेक्ट क्या किया है, राइट हैंड को ऊपर किया है। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो असल में क्या होता है, असल में होता क्या है, मिरर एक काम करता है जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, राइट। सो मिरर जो है लेफ्ट हैंडेड फ्रेम को, लेफ्ट हैंडेड सिमेट्री को राइट हैंडेड में बदल देता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, प्लेन मिरर चेंज लेफ्ट हैंडेड फ्रेम टू राइट हैंडेड फ्रेम, ओके, लेफ्ट हैंडेड फ्रेम को राइट हैंडेड फ्रेम में बदल देता है। इसका मतलब ये है, देखो, चेंज लेफ्ट हैंडेड फ्रेम टू राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड फ्रेम टू राइट हैंडेड। इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे ऐसा ना एक्सेस ड्रॉ किया हूं। एक्सेस अब तो पता होगा आपको, है ना, 2D 3D। हाँ, 2D में कितना एक्सेस होता है, 2 एक्सेस होता है, बट हम 3D का बात करें, 3 डायमेंशन में 3 एक्सेस होता है, जैसे कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। अगर ये ऑब्जेक्ट फ्रेम है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट फ्रेम मानता हूं, ऐसा मान लेते हैं ये है ऑब्जेक्ट फ्रेम, ये अगर ऑब्जेक्ट फ्रेम होगा तो ये कौन सा फ्रेम होगा,
ये कौन सा फ्रेम होगा? यस, दिस विल बी इमेज फ्रेम। तो ऑब्जेक्ट फ्रेम अगर ऐसा है तो इमेज फ्रेम ऐसे होगा। आपको यहाँ पे एक ही एक्सिस का डायरेक्शन उल्टा दिख रहा है, केयरफुली ध्यान देखिए। एक्स एक्सिस वैसा ही है, जेड एक्सिस वैसा ही है। कौन सा एक्सिस उल्टा हो गया? कौन सा एक्सिस का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है? वो है वाई एक्सिस का। ये कैसा है? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा थ्री डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। एक्चुअली जो मिरर है ना, ये मिरर वाई जेड प्लेन में है। इन फैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये इधर नहीं है बच्चों। थ्री डी में इमेजिन करो, एक्स एक्सिस इस तरफ नहीं है। क्या आप एक्स एक्सिस को इस तरफ सोच रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। ये वाई एक्सिस जैसा है, जेड एक्सिस जैसा है, ये सही है। वाई जेड प्लेन को देखिए, ये ना एक्स एक्सिस आपकी तरफ है, एक्स एक्सिस आपकी तरफ है। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक्स वाई और जेड, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब आपको ये बोलना चाहता हूं कि तीनों पेन ले लिया, तीनों पेन को मैं ऐसा रख दिया। देखो तीनों एक्सिस कैसा है, कैसा है देखिए। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा है? जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस कुछ ऐसा होना चाहिए। तीनों एक्सिस का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं आपको पेन लेके दिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, ये अगर वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कैसे होगा? आप अच्छे से जानते हैं कि अगर वाई एक्सिस इस तरफ है, जेड एक्सिस ऊपर है, तो एक्स एक्सिस ना आपकी तरफ होगा। एक्स एक्सिस आपकी तरफ होगा, मतलब ये होगा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। ये पेन मैं यूज कर रहा हूं, तो एक्स एक्सिस आपकी तरफ होगा। तो इसको ना हम ऐसे तो बना नहीं सकते, मैं तो बना नहीं सकता। इसीलिए हम इसको हवा में कैसे बनाएं? तो मैंने ऐसा दिखा दिया हूं। तो प्लेन मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर जो है, जैसे ये जो मिरर है, ये मिरर का प्लेन कौन सा एक्सिस में है, जरा बताएंगे। मिरर का प्लेन में कौन सा एक्सिस है? मिरर मिरर ऐसा है, देखो बच्चों बच्चों, मिरर ऐसा है। मतलब ये जो मिरर में आपको दिखाया था ना, ये मिरर कैसा है? ये ना ऐसा है। मिरर ऐसा है। ये कौन सा प्लेन में है? ये कौन सा प्लेन में है? सो ये अगर मिरर है, मिरर जो है वो एक्स जेड प्लेन में है बच्चों। मिरर एक्स जेड प्लेन में है, राइट। तो एक्स जेड प्लेन मतलब ये वाला प्लेन हम यहां पे लिख सकते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं कि मिरर मिरर इज इन कौन सा प्लेन? एक्स जेड प्लेन। देखो बच्चों, मिरर जिस प्लेन में है, मिरर जिस प्लेन में है, उस प्लेन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। उस प्लेन में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। जो मिरर का प्लेन को परपेंडिकुलर है, वो उल्टा हो जाता है। और मिरर का प्लेन को परपेंडिकुलर कौन है? हाँ, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये है मिरर का प्लेन, राइट। ये मिरर का प्लेन है और वाई एक्सिस उसको परपेंडिकुलर है। वो क्या हो गया? उल्टा हो गया। यहां पे वाई एक्सिस का डायरेक्शन राइट को था और इमेज में लेफ्ट को हो गया। ऑब्जेक्ट में राइट को था, इमेज में लेफ्ट को हो गया, है ना। बाकी एक्स एक्स और जेड नहीं बदला, एक्स और जेड नहीं बदला। जो एक्सिस मिरर के प्लेन में होगा वो कभी नहीं बदलेगा। जो एक्सिस मिरर को परपेंडिकुलर होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो जो वाई एक्सिस है वो मिरर को परपेंडिकुलर है, इसलिए रिवर्स हो गया। एक्स और जेड जो है वो नहीं बदले। देखो ना, एक्स का डायरेक्शन एक्स का डायरेक्शन, जेड का डायरेक्शन जेड का डायरेक्शन, ये नहीं बदला। तो इसको बोलते हैं कि लेफ्ट हैंडेड सिमेट्री क्या होना? राइट हैंडेड सिमेट्री होना। क्योंकि आप देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे यूज कर रहा हूं। स्टूडेंट्स ये देखो, ये है लेफ्ट हैंडेड फ्रेम। क्योंकि हम तीनों फिंगर को स्ट्रेच करके ऐसे बना सकते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस बन जाते हैं। अगर इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, है ना बच्चों। कुछ वैसा ही है। देखिए बच्चों, ये है एक्स वाई जेड फ्रेम। तो ये जो है, अगर हम फ्रेम को ऐसे कर दें, ऐसे करते हैं। आप कैसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं। बच्चों देखो, ये है थंब। थंब क्या देगा? एक्स एक्सिस। थंब इज एक्स एक्सिस। ये फोर फिंगर, सॉरी, थंब देगा एक्स एक्सिस। मिडिल फिंगर क्या होगा? वाई एक्सिस। और फोर फिंगर क्या होगा? जेड एक्सिस। आपको दिख रहा है? स्टूडेंट्स देख पा रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। देखो कुछ ऐसा है। तो ये है थंब। थंब कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और मिडिल फिंगर कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। फोर फिंगर कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस, है ना। तो अब अगर ये ऐसा है तो इमेज ना ऐसा बनेगा। आप मुझे देखिए, मेरा दोनों हाथ को देखिए, दोनों हाथ में जो फ्रेम बने हैं उसको देखिए। ये है लेफ्ट हैंडेड सिमेट्री और ये क्या है? राइट हैंडेड सिमेट्री। लेफ्ट हैंडेड सिमेट्री कैसा है? राइट हैंडेड सिमेट्री कैसा है? किसका किसका डायरेक्शन बदला?
थंब का डायरेक्शन नहीं बदला, फोर फिंगर का डायरेक्शन नहीं बदला, मिडिल फिंगर का डायरेक्शन उल्टा हो गया है। सो ये है लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम, ये है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो प्लेन मिरर क्या कर रहा है? प्लेन मिरर लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम को राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम में चेंज कर ले रहा है। ये इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इस बच्चे को उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसे लग रहा है। या आप अगर हाथ हाई बाय करेंगे, अगर बाय बाय करेंगे राइट हैंड में बाय बाय करोगे तो आपको मिरर में क्या दिखेगा कि आपका लेफ्ट हैंड बाय बाय कर रहा है, दिखेगा ना? सो दैट इज ड्यू टू दिस फिनोमेना। इस फिनोमेना की वजह से ऐसे होता है कि लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम राइट हैंड में बदल जाता है। समझ में आया? चलिए बच्चों, आज का सेशन बड़े मजेदार तरीके से डिस्कशन हो गया है और आप लोग हमेशा हमेशा नॉलेज को एकदम कंसेप्चुअल एंगल से इमेजिन कीजिए। आपका जो इमेजिनेशन है, जो आपका सोचने का एबिलिटीज है, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। सही सही पढ़ाई ऐसा ही होता है। तभी तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था? तभी तो आइंस्टाइन जो है वो स्टूडेंट्स को एक बहुत ही अच्छी बात बोले थे। स्टूडेंट्स को ये बोला था कि इमेजिनेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। हाँ, यस, एज पर आइंस्टाइन इमेजिनेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। जब आप कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो आपका इमेजिनेशन पावर वर्क करता है और उसको आप डेवलप कीजिए। उसको जितना डेवलप करेंगे उतना आपका सोचने का एबिलिटी डेवलप होगा, आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, आप ज्यादा लॉजिकल हो जाएंगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करने लगेंगे। रटना बटना बंद कर दीजिए, रटना बंद करो, रट रट के परेशान हो जाओगे बच्चों, कुछ फायदा नहीं है। जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, उसमें लॉजिक चलता है, उसमें आपका क्रिएटिविटी फैक्टर चलता है, आपका मैथमेटिकल एबिलिटी चलता है, आपका कैलकुलेशन एबिलिटी चलता है, उस सब चीज को फोकस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास मुलाकात होगा। आज की क्लास में हम जो है डिस्कशन कर लिया है प्लेन मिरर का सारे के सारे जो है बिहेवियर और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट, नेक्स्ट क्लास मुलाकात होगा। ऑल द बेस्ट, बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।